श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सीधे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हिस्ट्री विषय से जुड़ रहे हो। मैं विनोद कुमार डाका आपको आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा या तृतीय युद्ध। ये हिस्ट्री विषय से संबंधित हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध की हम बात करें तो ये टॉपिक आपके लगता है बीए बीएड थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर और बीए थर्ड ईयर, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में इन दोनों क्लास में ये आपका एक टॉपिक है लगता है। अब यदि हम बात करें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। दूसरे की हम बात करें कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1556 में, और तीसरा जो युद्ध है वो है इसमें 1761 ईस्वी में। कब हुआ है तीसरा? 1761 ईस्वी में। अब आज हम पढ़ेंगे तीसरे युद्ध के बारे में। किसके बारे में? तीसरे युद्ध के बारे में। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में इस टॉपिक तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार अहमद शाह अब्दाली भारत के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद में वो मराठों से पानीपत के तीसरे युद्ध में संघर्ष करता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे अहमद शाह अब्दाली पर, जो एक विदेशी शासक था। अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में प्रवेश कि अहमद शाह अब्दाली हैं वो किस प्रकार से भारतीय राजनीति में प्रवेश करता है। तो ईरान का शासक था नादिर शाह। ध्यान में रखना है, ईरान का शासक कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में उसका एक प्रमुख सेनानायक, जो मुख्य सेनानायक था, वो क्या करता है? अहमद शाह अब्दाली वो 1747 ईस्वी के अंदर काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है और अधिकार करके अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी स्वतंत्रता क्या कर लेता है? स्थापित कर लेता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि ईरान का शासक था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। अब नादिर शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में उसका जो एक कह सकते हैं मुख्य जो सेनापति था, मुख्य सेनापति किसका? नादिर शाह का। इसका मुख्य सेनापति का नाम क्या आता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ये मुख्य सेनापति क्या करता है कि काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और अधिकार करके कहाँ पर अपनी सत्ता कायम कर लेता है? अफ़गानिस्तान के अंदर। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान के अंदर। और अफ़गानिस्तान के अंदर कौन सी सत्ता कायम करता है? ये अपनी एक स्वतंत्र सत्ता कायम करता है, यानी खुद को एक शासक घोषित कर देता है। स्वतंत्र सत्ता कायम करने के बाद में इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि अहमद शाह अब्दाली ये क्या था? एक महत्वाकांक्षी शासक था।
क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था। यानी साम्राज्य विस्तार की नीतियों में बात करें या फिर उसकी महत्वाकांक्षाओं की बात करें तो वो सीमित क्षेत्र तक सीमित रहने वाला शासक नहीं था। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहता था? अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। तो महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण उसने अफ़गानिस्तान में पहले क्या किया? अपनी जो सत्ता थी, जैसे हम बात करें ये जैसे भारत का मानचित्र है और यहाँ पे किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की। ये किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की। और उसके बाद में अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान के अंदर ये क्या करता है? पहले अपनी सत्ता कायम करता है। सत्ता कायम कौन करता है? अहमद शाह अब्दाली। और उसके बाद में वो वहाँ तक सीमित नहीं रहता, उसके बाद में वो भारत की ओर, इसकी नज़र अहमद शाह अब्दाली की नज़र किस पे चली जाती है या फिर किस पर रहती है? भारत पे। कि भारत के अंदर भी वो अपनी सत्ता कायम करना चाहता है, कि भारत के अंदर अपनी सत्ता को या फिर अपने साम्राज्य को, विस्तार को बढ़ावा दूं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि नादिर शाह के समय भारत का जो पंजाब था, मुल्तान था या फिर कश्मीर के कुछ भूभाग थे, उन पर किसका अधिकार था? नादिर शाह का अधिकार था। बाद में नादिर शाह का अधिकार नहीं रहा मरणोपरांत। तो वो क्या सोचता है कि उस क्षेत्र पर कौन अधिकार कर ले? अहमद शाह अब्दाली चाहता है कि तू उस क्षेत्र पर अधिकार कर ले ताकि तेरे क्षेत्र को एक विस्तार रूप मिल जाए और तेरे साम्राज्य वो बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाए। तो उस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता को मजबूत कर लेता है और भारत में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने की उसके 3 उद्देश्य थे, यानी कह सकते हैं कि 3 लक्ष्य थे। पहला था कि भारत से ज़्यादा धन प्राप्त करना। क्या था? भारत से ज़्यादा धन प्राप्त करना। दूसरा उसका जो दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य की हम बात करें तो दूसरा था कि लूट मार के द्वारा जो उसके जो अफ़गान सैनिक थे उनको संतुष्ट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट मार करेगा तो उसके जो अफ़गान सैनिक है वो क्या होंगे? उससे संतुष्ट होंगे। 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो 3 नंबर पे उसका उद्देश्य था कि नई विधियों के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? बढ़ोतरी करना। यानी अहमद शाह अब्दाली के भारत में प्रवेश करने के ये क्या थे? 3 लक्ष्य या उद्देश्य थे। इन लक्ष्य या उद्देश्यों को आप इस प्रकार से थोड़ा, जैसे सबसे पहले जो अहमद शाह अब्दाली का उद्देश्य था या लक्ष्य भारत में प्रवेश से संबंधित है कि भारत में प्रवेश, तो सबसे पहला जो उसका जो उद्देश्य या लक्ष्य था ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना। 2 नंबर पे यदि हम बात करें तो लूट मार के द्वारा अफ़गान जो सैनिक थे उनको संतुष्ट करना। लूट मार के द्वारा अफ़गान सैनिकों को संतुष्ट करना। यदि 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो 3 नंबर पे उसका जो लक्ष्य या उद्देश्य था वो तीसरा क्या था? यानी अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान व या फिर कहते हैं अपने सम्मान व प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना। ये क्या थे? अहमद शाह के उद्देश्य थे। इस प्रकार से उसने भारतीय राजनीति में क्या किया? प्रवेश किया। और उसके बाद में उसने 1748 के अंदर एक मौका मिल जाता है। किस प्रकार से वो प्रवेश करता है भारत के अंदर कि 1748 के अंदर पंजाब का जो सूबेदार था उसका नाम था, पंजाब के सूबेदार का नाम था जकरिया खां। यानी जो यहाँ पे पंजाब पड़ता है इसका जो सूबेदार था
इसका जो सूबेदार था उसका नाम क्या था? जकरिया खां था। क्या था? जकरिया खां था। अब जकरिया खां की मृत्यु हो जाती है। जकरिया खां की मृत्यु के बाद में उसके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ जाता है। उत्तराधिकार युद्ध छिड़ने के बाद में अहमद शाह अब्दाली एक पक्ष का यानी एक पुत्र का पक्ष ले लेता है, और एक पुत्र का पक्ष कौन लेता है? मुगल सम्राट के जो वजीर थे वो लेते हैं। और उसके बाद में क्या करता है? पंजाब, और पंजाब के साथ साथ में लाहौर पर क्या कर लेता है? आक्रमण के द्वारा वो यानी कि अहमद शाह अब्दाली अधिकार जमा लेता है। पंजाब के साथ साथ लाहौर पर भी वो क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। फिर यदि हम बात करें तो ये क्या मिल गया उसको? भारत की राजनीति में प्रवेश करने का क्या मिल गया? मौका मिल गया कि किस प्रकार से उसने भारत की राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद में यदि हम बात करें तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है वो होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अब मराठों का किस प्रकार से मराठे हैं वो दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, तो ध्यान में रखना है मराठों का दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप। दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप कि मराठे हैं वो किस प्रकार से दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, और उसके बाद में किस प्रकार से यानी अहमद शाह अब्दाली की और मराठों की आपस में लड़ाई होती है। तो 1748 की बात करते हैं। 1748 के अंदर मुग़ल सम्राट जो मोहम्मद शाह उसकी मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में अहमद शाह क्या बनता है? दिल्ली का नया सम्राट बनता है। कि हम किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली की। तो दिल्ली यहाँ पे क्या है? मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में जो नया जो सम्राट बनता है वो कौन बनता है? अहमद शाह बनता है। कौन बनता है? अहमद शाह बनता है। अहमद शाह जब दिल्ली का नया सम्राट बनता है तो सम्राट बनने के पश्चात मोहम्मद शाह ने यानी जो अहमद शाह ना उसने क्या किया? अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। किसको वजीर बनाया था? सफदरजंग को। किसने बनाया था? मोहम्मद शाह ने बनाया था, क्योंकि नया कौन बन रहा है सम्राट? नया तो अहमद शाह बन रहा है। जो पुराना जो सम्राट था जब वो सम्राट बना था उसने किसको वजीर बनाया था? सफदरजंग खां को। अब सफदरजंग कहाँ का था? अवध का शासक था। कहाँ का था? अवध का शासक था। और सफदरजंग ने अवध का ये सूबेदार था या शासक था। और अवध के पड़ोस के अंदर यदि हम बात करें यानी यूपी, अवध के पड़ोस के अंदर कोई रोहिलखंड नाम का कोई प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? अवध के नज़दीक रोहिलखंड नाम का प्रदेश था। अब रोहिलखंड नाम प्रदेश पर सफदरजंग क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। वहाँ के जो रोहिले थे उन पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो सफदरजंग ने मराठों की सहायता से, किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से रोहिलों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण में उनको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद में रोहिल्यों ने अहमद शाह अब्दाली से क्या मांग ली? सहायता मांग ली। अब ये रोहिले उन्होंने सहायता किससे मांगी? अहमद शाह अब्दाली से सहायता मांगी। और अहमद शाह ने फिर क्या किया कि सहायता मांगने पर सफदरजंग ने क्या किया कि सम्राट की ओर से मराठों से अप्रैल 1752 के अंदर समझौता कर लिया। और उस समझौते के अनुसार सफदरजंग ने क्या निश्चित किया कि पंजाब, सिंध और दोआब से जो चौथ वसूल करने का, यानी चौथ की हम बात करें तो 1/4 जो कर वसूल करने का अधिकार, जैसे ये मान लो 100 क्विंटल अनाज है, चौथा भाग कितना हो गया? 25 क्विंटल हो गया। तो जो चौथाई भाग है वो अधिकार किसको दे दिया गया? मराठों को दे दिया गया कि मराठे हैं वो चौथाई भाग इसका वसूल करेंगे इन क्षेत्रों से। और बदले में वो किसकी मदद करेंगे? मराठे वो मुग़ल साम्राज्य की क्या करेंगे? मदद करेंगे या संरक्षक बनेंगे।
इसी बीच क्या कर देता है, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर, या कह सकते हैं कि दिल्ली के नज़दीक पंजाब पर आक्रमण कर देता है। और पंजाब पर आक्रमण करने के बाद में मुग़ल सम्राट ने पंजाब और मुल्तान के जो प्रदेश थे जो मराठों को दिए थे, वो प्रदेश किसको सौंप देते हैं, मुग़ल सम्राट अहमद शाह अब्दाली को सौंप देते हैं। यानी ये प्रदेश जब अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिए जाते हैं तो मराठे नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब पानीपत के तीसरे युद्ध की हम बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध एक तो आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे होता है, हरियाणा के अंदर होता है। अब हरियाणा के अंदर क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब हम करें पानीपत के युद्ध की बात। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये इसकी पृष्ठभूमि चल रही है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये युद्ध कब होता है, तो 14 जनवरी, कब होता है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है। कब होता है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। और ये हरियाणा के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, हरियाणा के अंदर होता है। और कितने बजे शुरू होता है, ये बताते हैं कि सुबह 9 बजे शुरू होता है। कितने बजे, सुबह 9 बजे। कई बुकों के अंदर 8 बजे भी मिला है। अब किस किस के बीच में होता है, ये होता है मराठों। अब मराठों की तरफ कौन है, मराठों की तरफ से यदि हम बात करें तो सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ थे मराठों की तरफ। और इसको भेजा किसने था, मराठों का जो पेशवा था, मराठों का जो पेशवा था कौन था, बालाजी बाजीराव ने, बालाजी बाजीराव थे मराठों के पेशवा। इन्होंने किसको भेजा, सदाशिवराव भाऊ को। अब सदाशिवराव भाऊ बालाजी बाजीराव का क्या था, चचेरा भाई था। कौन था, चचेरा भाई था। इन्होंने यानी पेशवा बालाजी बाजीराव ने कहा कि आपको कहाँ पर जाना है, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध आक्रमण करना है, उसके साथ संघर्ष करना है। तो उसने अपने चचेरे भाई को सदाशिवराव भाऊ को किसके विरुद्ध भेज दिया, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भेज दिया, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भेज दिया। अब इस युद्ध की हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली था, तो उसमें उसकी जो सेना थी वो, उस सेना में 60,000 सैनिक थे। किसकी सेना में, अहमद शाह अब्दाली की सेना में। कई जगह इसमें लाख भी मिलता है कि 1 लाख सैनिक थे। आज भी इसमें क्या है, मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर 60,000 सैनिक बताए जाते हैं कि 60,000 सैनिक थे। और जो सदाशिवराव भाऊ की जो सेना थी, इसमें सैनिक थे 45,000। कितने सैनिक थे, 45,000। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि लगभग यानी 9 बजे युद्ध शुरू होता है और लगभग 2 बजे के करीब पेशवा का जो बड़ा पुत्र होता है जिसका नाम होता है विश्वासराव, वो इस युद्ध में क्या हो जाता है, मारा जाता है। किसकी की तरफ से मारा जाता है, मराठों की तरफ से मारा जाता है। और किसकी सेना मार देती है, अहमद शाह अब्दाली की सेना उसको मार देती है। जब वो युद्ध के अंदर मारा जाता है तो ये बात किसको पता चलती है, सदाशिवराव भाऊ को। ये बात सदाशिवराव भाऊ को पता चलती है तो वो जो पानीपत का जो युद्ध का मैदान है जहाँ पर ये सेना लड़ रही है, तो सदाशिवराव भाऊ बिना सोचे समझे युद्ध के अंदर और ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करता है और युद्ध के बिल्कुल अंदर चला जाता है और चारों तरफ से अहमद शाह अब्दाली की सेना से गिर जाता है। क्योंकि सदाशिवराव भाऊ ये सोचता है कि यदि वो यहाँ से भागेगा तो उसके जो भाई है पेशवा बालाजी बाजीराव, वो कहेंगे कि वो उसके पुत्र को मरवा कर आ गया और खुद बच कर आ गया। इसलिए वो अपने त्याग की जो भावना होती है मराठों के अंदर, जो उस त्याग की जो शौर्य की भावना के माध्यम से वो अंदर प्रवेश कर जाता है और चारों तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना से गिर जाता है और वीरगति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि इसमें जो सदाशिवराव भाऊ वो भी मारे गए, बालाजी
बाजीराव के जो पुत्र थे विश्वासराव, वो भी मारे गए। इसके अलावा ये बात भी कही जाती है कि पानीपत का एक ऐसा युद्ध था जिसमें महाराष्ट्र के प्रत्येक घर से ये युद्ध लड़ने के लिए कोई ना कोई घर का चिराग जरूर गया था। और इसके बाद में यदि हम बात करें तो पानीपत के युद्ध में ये हार किसकी हो जाती है? इसमें हार हो जाती है मराठों की, और जीत कौन जाते हैं? जीत जाता है इसमें अहमद शाह अब्दाली। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि आ गई और पानीपत के युद्ध के बारे में थोड़ा विवरण आ गया। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो पानीपत के युद्ध में युद्ध के कारण और परिस्थितियाँ, अब क्या पढ़ेंगे इसमें? पानीपत के युद्ध के कारण व परिस्थितियाँ। कि पानीपत के युद्ध के कारण क्या थे और क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। तो पानीपत के युद्ध के कारण, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, कि तृतीय युद्ध के क्या कारण थे? तृतीय युद्ध के कारण। अब इनके कारणों की हम बात करें तो एक नंबर पे, कारणों की हम बात करें तो एक नंबर पे इसमें आता है, जैसे एक नंबर पे आता है इसमें मुगल साम्राज्य की क्या थी? दुर्बलता थी। क्या थी मुगल साम्राज्य की दुर्बलता? मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। एक नंबर कारण है मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। अब मुगल साम्राज्य की दुर्बलता किस प्रकार से थी? क्योंकि जब अहमद शाह अब्दाली भारत के अंदर प्रवेश किया था तो उस टाइम मुगल साम्राज्य क्या हो चुका था? कमज़ोर हो चुका था। उसके कारण मुगल साम्राज्य की जो दशा थी वो अत्यंत शोचनीय बन गई थी, और मुगल सम्राटों की जो अयोग्यता और जो दुर्बलता थी वो क्या थी? मुगल साम्राज्य का गौरव और वैभव सब कुछ क्या था? उसके कारण मिट्टी में मिल चुका था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुगल साम्राज्यों की जो केंद्रीय शासन की जो दुर्बलता थी वो भी इसमें कमज़ोर हो चुकी थी। जो केंद्रीय शासन की जो प्रवृत्ति थी वो भी इसमें कमज़ोर हो चुकी थी। इस प्रकार अहमद शाह अब्दाली के लिए क्या हो चुका था? भारत में प्रवेश करने का एक मौका मिल चुका था। उसके लिए जो परिस्थितियाँ थी वो क्या बन चुकी थी? अनुकूल बन चुकी थी। तो ये थी मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। ध्यान में क्या रखना है कि जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया उस दौरान मुगल साम्राज्य का पतन है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका था। मुगल जो शासक थे वो क्या हो चुके थे? कमज़ोर हो चुके थे। उनकी जो केंद्रीय प्रशासन की जो शक्तियाँ थी वो स्थिर पड़ चुकी थी, यानी कि कह सकते हैं कि कमज़ोर पड़ चुकी थी। उस कारण अहमद शाह अब्दाली को भारत में आक्रमण करने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। तो पहला कारण तो ये हो गया। और 2 नंबर पे यदि हम कारण की बात करें कि 2 नंबर पानीपत के तृतीय युद्ध का दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था मराठों की विदेश नीति। दूसरा कारण क्या था? मराठों की विदेश नीति। अब मराठों की विदेश नीति की हम बात करें तो मराठों की विदेश नीति क्या थी? कि मराठों की विदेश नीति के क्या थे? 3 सिद्धांत थे। कितने? 3 सिद्धांत थे। और 3 सिद्धांतों में हम बात करें तो पहला सिद्धांत क्या था? आर्थिक हितों की पूर्ति करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आर्थिक अधिकार थे या फिर जो भी ज़्यादा आर्थिक हितों की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना। दूसरा यदि हम बात करें तो मराठा शक्ति का प्रसार भी था कि मराठा थे वो अपनी शक्ति का प्रसार करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति को विस्तार रूप देना चाहते थे। तीसरा यदि हम बात करें तो हिंदू जो तीर्थ स्थान थे उन तीर्थ स्थानों को मुस्लिम शासकों से क्या कराना चाहते थे? मुक्त कराना चाहते थे।
तो आपको ध्यान में रखना है कि मराठों की विदेश नीति के 3 जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। पहला था आर्थिक हितों की पूर्ति करना, आर्थिक हित यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन को प्राप्त करना, आर्थिक हितों की पूर्ति करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो नंबर 2 पे अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना, प्रतिष्ठा का प्रसार करना, प्रचार व प्रसार करना। मराठी क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा और जो मान मर्यादा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो मराठे मुस्लिम जो शासक थे, हिंदू तीर्थ स्थानों पर उन्होंने जो कर लगा रखा था उससे वो हिंदू तीर्थ स्थानों को क्या कराना चाहते थे, मुस्लिम शासकों से मुक्त कराना चाहते थे। हिंदू तीर्थ स्थानों को मुस्लिम शासकों से मुक्त कराना, मुस्लिम शासकों से मुक्त कराना, मुस्लिम शासकों से मुक्त कराना। ये 3 क्या थे, कार्य थे किसके, मराठों के अपनी विदेश नीति के तहत। इसके कारण क्या है, अहमद शाह अब्दाली उनसे नाराज़ हो जाता है और उसके बाद में दोनों के बीच में क्या है, शत्रुता है वो बढ़ जाती है। तो दूसरी मराठों की विदेश नीति भी क्या बनी थी, पानीपत के युद्ध का कारण बनी थी। यह ध्यान में रखना है कि मराठों की जो विदेश नीति थी वो भी पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बनी थी। 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो 3 नंबर आता है अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, जो हमने पढ़ लिया है। अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट 1 है। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट भी बनेगा। तो पार्ट 1 में हम पढ़ रहे हैं इसका 3 नंबर बिंदु, 3 नंबर पानीपत के तृतीय युद्ध का तीसरा कारण, और तीसरे कारण में अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। ये हमने अच्छी तरह पढ़ लिया कि नादिर शाह की मृत्यु के बाद में अहमद शाह पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सत्ता को कायम करता है। अफ़गानिस्तान के अंदर सत्ता को कायम करने के बाद में यानी काबुल और कंधार पर अधिकार करने के बाद में वो भारत की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब मुग़ल साम्राज्य की नींव कमज़ोर होती है, या फिर कह सकते हैं कि उनको एक ज़करिया खां के माध्यम से उत्तराधिकार का जो मामला था उसके बहाने से वो भारतीय राजनीति में प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद में वो मराठों से भी संघर्ष है वो मोल ले लेता है। इस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी क्या बना था, पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण बना था। इसके बाद में यदि हम बात करें तो चौथा कारण इसमें है मुग़ल मराठा संधि से अब्दाली का नाराज़ होना, कि मुग़लों और मराठों के बीच में जो संधि हुई उससे भी अब्दाली नाराज़ हो गया। मुग़ल मराठा संधि से अहमद शाह अब्दाली का नाराज़ होना, इसीलिए तो हमने पृष्ठभूमि पढ़ी थी इसकी, ताकि ये बाद में समझ में आ जाए कि मुग़ल जो मराठा थे उनमें आपस में क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। किस प्रकार हो जाती है कि मुग़ल है ना, वो मराठों से इस प्रकार की संधि कर लेते हैं कि वो अवध और जो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब सिंध और दोआब से क्या कर लेंगे, चौथ वसूल का कार्य कर लेंगे, और बदले में किसकी सुरक्षा करेंगे, मुग़लों की सुरक्षा करेंगे। तो मुग़ल और मराठा की इस संधि से अहमद शाह अब्दाली नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होने के बाद में वो क्या करता है कि उन दोनों से बदला लेने के लिए उन पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो ये भी किसका कारण बना था, पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण बना था। इस प्रकार ये चौथा कारण आ गया, और बाकी जो कारण है वो नेक्स्ट सेकंड वीडियो में होंगे, जो भी आपको जस्ट मिल जाएंगे।